Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC SP, that is secretarial practice, and as you all know that we have completed 9 chapters till now, and after that we have started with the chapter number 10, that is dividend and interest. Alright, and in that also we have completed 3 parts. सारे वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. मैंने चैप्टर वाइज सारे वीडियोस को अपलोड किया है, तो जैसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, आप चैप्टर देख के उस पर क्लिक करोगे तो सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से मैंने उसको सीक्वेंस में अपलोड किया है. ऑलराइट, चलो. सो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. कोई भी आंसर को समझने से पहले या फिर याद करने से पहले स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, कि क्वेश्चन क्या आएगा आपको एग्जाम में. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सो बेसिकली एज यू कैन सी, लीगल प्रोविजन मतलब जो भी कानूनी चीज़ है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मतलब डिक्लेयर करना. सो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और एट द टाइम ऑफ डिक्लेयर ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कंपनी शुड फॉलो ऑल लीगल प्रोविजंस. ओके, सो कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कुछ लीगल प्रोविजंस है जो उनको फॉलो करना होगा. अगर कंपनी लीगल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वैलिड डिक्लेरेशन होगा. ओके, सो बेसिकली व्हेन एवर कंपनी इज गोइंग टू डू एनीथिंग, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है बोर्ड मीटिंग. कंपनी को एक बोर्ड मीटिंग करना होता है. बोर्ड मीटिंग के बाद में जो भी डिसीजन होगा, सिर्फ डिविडेंड की बात नहीं हो रही है, कोई सा भी डिसीजन कंपनी इज गोइंग टू टेक, सो बोर्ड मीटिंग के बाद में उनको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लेना होगा. बिकॉज हम लोग डे फर्स्ट से यही सीखते हुए आ रहे हैं that shareholders are the owners of the company. If they are the owners of the company, so it is very important that they should ask from the shareholders. जो भी डिसीजन कंपनी को लेना है, कंपनी को शेयर होल्डर से पूछना होगा. ओके, सो ये 2 पॉइंट्स तो बिल्कुल कॉमन है सारी चीज़ों में जो आपको समझना है. ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सारी चीज़ों को जो बुक में आपके दिया हुआ है उसको हम लोग रीड करते हैं अच्छे से. फाइन, चलो. सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग होगा. अगर कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उसके लिए कंपनी को सबसे पहले एज पर लीगल प्रोविजन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए कंपनी को बोर्ड मीटिंग करना होगा. सो बोर्ड मीटिंग फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें आपको दिया हुआ है डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो ये इंपॉर्टेंट है कि रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, सो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सिर्फ डिक्लेयर होगा, मतलब डिक्लेयर करने के लिए रिकमेंडेशन जो होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे. यहाँ पे अप्रूवल नहीं दिया है लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, डिक्लेयर किया है और रिकमेंड किया है कि इतना डिविडेंड वी आर सपोज टू पे. ऑलराइट, चलो. बोर्ड मीटिंग शुड बी कॉल्ड टू पास रेजोल्यूशन. बोर्ड मीटिंग क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में इनको एक रेजोल्यूशन पास करना है. किस बारे में वो देखते हैं. सबसे पहला, रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब कौन से रेट पे दे आर सपोज टू गिव डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, फर्स्ट थिंग. एंड उसके बाद में है अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड, और कितना पैसा कंपनी सपोज टू पे टू द शेयर होल्डर्स, ये भी डिसाइड होगा इस बोर्ड मीटिंग में. ओके, रेट ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ये 2 चीज़ आपको याद रखना है. सबसे पहला चीज़ है बोर्ड मीटिंग में जो डिस्कस होगा. ऑलराइट, और इसका रेजोल्यूशन कंपनी को पास करना होगा, पहला चीज़. उसके बाद में आता है बुक क्लोजर डेट फॉर डिविडेंड. अब ये बुक क्लोजर डेट क्या होता है. बुक क्लोजर डेट का मतलब ये होता है कि एवरी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर्स. कोई भी शेयर होल्डर्स कंपनी का वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है. सो कंपनी को अभी अगर डिविडेंड पे करना है तो कंपनी किस बेस पे करे. एग्जाम्पल, अगर आज के बेस पे कंपनी बोलेगी दैट वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द डिविडेंड, तो आज मिस्टर ए करके एक शेयर होल्डर है मेरा, उसके पास मान लो कि 100 शेयर्स है. ओके, अब आज के दिन मैंने डिक्लेयर किया डिविडेंड, तो उसने और 100 शेयर्स परचेज कर लिया, अब 200 शेयर्स हो गए, तो अब मुझको डिविडेंड 200 पे देना पड़ेगा. ओके, सो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. और या फिर ऐसा हो सकता है मिस्टर ए ने के पास 100 शेयर्स है, मैंने 100 के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन उसने 50 शेयर्स को बेच दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया, तो अब उसको 100 शेयर्स पे नहीं मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो 50 शेयर्स तो उसने हटा दिया है, बेच दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, बचा कितना, 50 बचा, तो 50 पे मिलना चाहिए. ओके, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. इसके लिए कंपनी ने क्या किया है कि बुक क्लोजर डेट. इसका मतलब ये है कि आज अगर मेरा बुक क्लोजर डेट है, आज आपके पास कितना शेयर्स है. अगर आज आपके पास एग्जांपल 10 शेयर्स है, ओके, तो ये 10 शेयर्स के ऊपर ही मैं आपको डिविडेंड दूंगा. अब 10 शेयर्स बुक क्लोजर डेट, आज मैंने डेट क्लोज कर दिया. ओके, आपके पास 10 शेयर्स है, 10 शेयर्स के ऊपर आई एम सपोज टू पे डिविडेंड.
इसके बाद में कल हो सकता है कि आप 10 शेयर्स और परचेज कर लो या आपने पूरे के पूरे शेयर्स बेच दो, तो इससे कंपनी को मतलब नहीं है। बुक क्लोजर डेट आज था और आपके पास 10 शेयर्स थे, तो मैं 10 शेयर्स के ऊपर ही आपको डिविडेंड पे करूंगा। कल अगर आप 100 शेयर्स और भी परचेज कर लेते हो तो उससे कंपनी को कुछ भी मतलब नहीं होगा। ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 शेयर्स के ऊपर ही डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि कंपनी ये डेट जो था वो बुक क्लोजर डेट था। ओके, तो जितना शेयर्स आज आपके पास है इस डेट के ऊपर ही आपको पूरा का पूरा डिविडेंड मिलने वाला है। ओके, सो आई होप ये समझा होगा। स्टिल नहीं समझा होगा देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन, डोंट वरी। ओके, चलो अब देखते हैं सी में क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। तो कंपनी कब एनुअल जनरल मीटिंग अपना रखने वाली है उसका डेट भी कंपनी को इस रेजोल्यूशन में, इस मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पास करना होगा। थर्ड चीज, फोर्थ क्या होगा, बैंक विथ विच आ सेपरेट अकाउंट शुड बी ओपन टू रेमिट द डिविडेंड अमाउंट। तो एक ये रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा कि कौन सा बैंक होगा जहां पे हम लोग इस डिविडेंड का अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन कैसे होता है, वंस द कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड, तो जितना भी डिविडेंड का अमाउंट होता है कंपनी को पूरा का पूरा अमाउंट एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके रखना होता है और वही पैसा कंपनी सारे उनके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है उसी अकाउंट से। ओके, इसका मतलब ये कि कंपनी को एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना होता है। तो इस मीटिंग में कंपनी ये भी डिसाइड करेगा कि कौन सा अकाउंट हम लोग ओपन करने वाले और ऑन इन विच बैंक वी आर सपोज टू ओपन अ अकाउंट। ऑलराइट, तो ये था आपका डी, ए बी सी डी हो गया हमारा। आगे देखते हैं, ये हमारा है पॉइंट नंबर 2। तो बस बोर्ड मीटिंग में आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है। ओके, सी ये क्वेश्चन एक ऐसा है जहाँ पे आप लोगों को बार बार इस वीडियो को देखना होगा, बार बार मतलब एटलीस्ट 2-3 बार तो आपको देखना होगा, तभी आपको जाके सारी चीज़ें समझेगी। और ये आंसर्स को याद करने के लिए और इस वीडियो, आप जब ये वीडियो देख रहे रहोगे तो आपको बिल्कुल कामली होकर इस वीडियो को देखना है और आपको अपना पेंसिल और नोटबुक ये भी साथ में रखना है कि आपको इस पॉइंट में क्या समझा। आप कोशिश करो कि अपने ओन वर्ड्स में उस चीज़ को आप लिखो, तो उससे 100% आपको वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा बोर्ड मीटिंग। इसके बाद में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेयर होल्डर्स अप्रूवल। बोर्ड मीटिंग में डिसाइड तो हो गया, अमाउंट और रेट ऑफ डिविडेंड सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड टेक अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड कर सकते हैं। हियर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन रिकमेंड द डिविडेंड, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देखोगे अगर तो आपको समझ में आएगा, डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एट द एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करेगी जहाँ पे शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे कि हाँ इतना अमाउंट ऑफ डिविडेंड आप शेयर होल्डर्स को पे करो। ओके, शेयर होल्डर्स जब हाँ बोल देंगे उसके बाद में ही कंपनी कैन गिव द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। ओके, अब इनसे पूछना इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लोग कंपनी के ओनर्स होते हैं। ओके, नाउ अभी ओनर्स तो होते हैं लेकिन अभी ओनर्स का अभी इन्हीं को शेयर होल्डर्स ही डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड पे करे और शेयर होल्डर्स को ही पैसा मिलेगा। अब अगर मुझको पैसा मिलेगा, मेरे से कोई पूछेगा कितना चाहिए, मैं तो हमेशा ज़्यादा ही बोलूँगा। ओके, तो शेयर होल्डर से अगर हम लोग यहाँ पे अप्रूवल ले रहे हैं तो शेयर होल्डर्स को बोलेंगे कि हमको ज़्यादा पैसा चाहिए। ओके, तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया है, एक लिमिट रख दिया है। देखो वो लिमिट क्या होती है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। शेयर होल्डर्स कैन डिक्लेयर अ लोअर रेट ऑफ डिविडेंड देन व्हाट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड बट नॉट हायर देन दैट। एग्जाम्पल, इसका मतलब ये होता है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि 10% हम लोग प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड देने वाले हैं, 10%, अब वो कितना भी अमाउंट होने दो, वो जाने दो, 10% याद रखो। ओके, अब अगर शेयर होल्डर से पूछा गया तो शेयर होल्डर्स यहाँ पे अगर बोलता है 11% डिविडेंड पे करो, 10% नहीं 11%, तो ये चीज़ नहीं मानी जाएगी क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कितना रिकमेंड किया है, 10%। तो शेयर होल्डर्स 10% बोल सकते हैं या फिर 10% से कम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल 9%, एग्जाम्पल। ओके, 9% तक के बोल सकते हैं, 9.5 बोल सकते हैं, 10% तक के बोल सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं बोल सकते। इसके लिए नहीं बोल सकते क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक जो डिक्लेयर किया है, मतलब जो रिकमेंड किया है, वो 10% ही है, तो शेयर होल्डर्स इससे ज़्यादा नहीं मांग सकते हैं। ओके,
चलो आई होप ये पॉइंट नंबर बी आपको समझा होगा, बट स्टिल कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट जनरल मीटिंग इट कैन नॉट बी रिवॉक्ड। रिवॉक्ड मतलब एक बार कंपनी ने डिसाइड कर लिया दैट वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द डिविडेंड, अब इसके बाद में कंपनी वो डिसीजन को वापस रिटर्न नहीं ले सकती है। एक बार कंपनी ने बोला कि हम लोग आपको पैसा देंगे, एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक 100 रुपीज़ दूंगा, ऐसे एग्जाम्पल मैंने बोला आपको मैं 100 रुपीज़ दूंगा, अब वो 100 रुपीज़ मेरे पास डेप्ट हो गया, कर्जा हो गया। अगर मैं आपको ना दूं ऐसा ऑप्शन ही नहीं है अभी मेरे पास, मेरे को देना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है। उसी तरीके से कंपनी ने एक बार बोल दिया है दैट वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द डिविडेंड, वी आर गोइंग टू गिव द डिविडेंड, एक बार बोल दिया, अब ये डिसीजन कंपनी वापस नहीं ले सकती है। ओके, चलो आगे देखो। कंपनी इज नॉट परमिटेड टू डिक्लेयर इट सेकेंड टाइम इन दैट ईयर। तो कंपनी ने एक बार अगर डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद में दोबारा उसी ईयर में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। ऑलराइट, ये था आपका पॉइंट नंबर 2। आगे देखते हैं इसको, पॉइंट नंबर 3 को। अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेपरेट बैंक अकाउंट। तो अभी मैंने आपको बताया इफ अ कंपनी इज गोइंग टू डिक्लेयर द डिविडेंड, तो जो भी डिविडेंड का अमाउंट होगा, जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी को, और जितना अमाउंट कंपनी उन सारे शेयर होल्डर्स को पे करने वाली होगी, वो पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। और जिस अकाउंट में कंपनी वो पैसा डिपॉजिट करेगी उसी अकाउंट से कंपनी को उसके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना पड़ेगा। वेरी सिंपल और वेरी लॉजिकल। ओके, चलो देखते हैं इसमें। The company must deposit the dividend amount in a separate bank account open in a scheduled bank. Scheduled bank मतलब वो बैंक जो RBI से के अंडर में होगा, called as dividend account। उस अकाउंट को हम लोग बोलेंगे डिविडेंड अकाउंट। ओके, कितने टाइम के अंदर कंपनी को जैसे कंपनी ने डिक्लेयर किया, आज समझ लो डिक्लेयर किया, तो विद इन 5 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, तो 5 दिन के अंदर कंपनी को एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड अकाउंट। ओके, चलो अब लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी का मतलब आई होप आपको पता होगा, बट स्टिल एक बार फिर से हम देख लेते हैं। लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जिनका नाम लिस्टेड होगा हमारे कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे। ओके, स्टॉक एक्सचेंज पे अगर कंपनी का नाम लिस्टेड होगा मतलब कंपनी रजिस्टर होगी, तो उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। अगर शेयर होल्डर्स अगर कंपनी का नाम नहीं होगा स्टॉक एक्सचेंज पे तो वो अनलिस्टेड कंपनी होगी। ओके, और किसी भी कंपनी को अगर अपना सिक्योरिटी इशू करना है, पब्लिक से पैसा लेना है, तो कंपनी को लिस्टेड कंपनी होना ही पड़ता है। ओके, चलो देखते हैं अभी जो बुक में दिया हुआ है आगे आपके। वेयर आर कंपनीज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होंगे, एडिशनल रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिस्टिंग एग्रीमेंट मस्ट बी फॉलोड। लाइक, तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उस स्टॉक एक्सचेंज के, वो सारे रिक्वायरमेंट को कंपनी को फुलफिल करना पड़ेगा। लिस्टिंग एग्रीमेंट, जब आपने लिस्ट किया था अपने सिक्योरिटीज़ को, तो वो टाइम पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है। देखो, ओके, एकदम रिलैक्स होकर आपको ये पॉइंट देखना पड़ेगा वरना आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो ध्यान से आपको इसको समझना पड़ेगा। सी, नोटिफाई स्टॉक एक्सचेंज। नोटिफाई मतलब कंपनी को बोलना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा टू द स्टॉक एक्सचेंज। क्या देना पड़ेगा वो देखो, वेयर कंपनीज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड एटलीस्ट 2 days इन एडवांस ऑफ द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। ओके, तो कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा और कंपनी को सिक्योरिटीज जो है, जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज होगी, सो एडवांस में कंपनी को बताना पड़ेगा, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, 2 दिन पहले, बोर्ड, एट विच रिकमेंडेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड इज टू बी कंसीडर्ड। तो जिस दिन कंपनी फाइनल डिविडेंड पे करने वाली है उसके शेयर होल्डर्स को, उसके 2 दिन पहले कंपनी को नोटिफाई करना पड़ेगा, मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, फिर से कंपनी जैसे रिकमेंड किया कंपनी ने फाइनल डिविडेंड, सो उसके 2 दिन पहले, ओके, एटलीस्ट 2 days इन एडवांस पहले कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा या नोटिफाई करना पड़ेगा टू द स्टॉक एक्सचेंज। वेरी सिंपल, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज। इंटीमेट मतलब बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को इमीडिएटली अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आफ्टर द बोर्ड मीटिंग। कंपनी ने जैसे ही अपना बोर्ड मीटिंग फिनिश किया और बोर्ड मीटिंग में अगर कंपनी ने डिसाइड किया दैट वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द डिविडेंड, तो उसी वक्त कंपनी को
बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा टू द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी में देखते हैं, गिव नोटिस ऑफ बुक क्लोजर टू द स्टॉक एक्सचेंज। बुक क्लोजर मतलब मैंने अभी आपको बताया, जिस दिन आपने बुक क्लोजर का डेट रखा हुआ है उस दिन जितना सिक्योरिटी जिस पर्सन के पास होगा उसको उतना ही डिविडेंड मिलेगा। अब बुक क्लोजर डेट के बाद में सेकेंड डे किसी ने कुछ एक्स्ट्रा परचेज किया या उसमें से बेच दिया तो उससे कंपनी को मतलब नहीं होगा। बुक क्लोजर डेट वाले दिन जितना शेयर आपके पास है उसके ऊपर उतना ही आपको डिविडेंड मिलेगा, भले से उसके बाद में आपके पास कम हो या ज़्यादा हो, आपने परचेज किया हो एक्स्ट्रा या फिर आपने सेल कर दिया हो, उससे कंपनी को मतलब नहीं होगा। क्लियर? चलो, गिव नोटिस ऑफ बुक क्लोजर टू द स्टॉक एक्सचेंज एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज बिफोर द क्लोजर। जब कंपनी बुक क्लोजर डे करने वाली होगी उसकी 7 डेज पहले, ओके 7 वर्किंग डेज पहले, मतलब संडे और वीक ऑफ छोड़कर, ओके 7 वर्किंग डेज पहले कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा टू द स्टॉक एक्सचेंज। वेरी सिंपल। सो ए बी सी यहाँ पे तीनों जगह पे आपको यही बताया है कि आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा टू द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, चलो ये हो गया आपका सी। अभी देखते हैं डी में आपको बोला है, क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड द ट्रांसफर रजिस्टर। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा। दैट मीन्स अभी कोई भी नया रजिस्टर, यहाँ पे कोई भी नया शेयर होल्डर ऐड भी नहीं होगा और कोई भी शेयर होल्डर्स अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये बंद होगा यहाँ पे। पॉइंट डी। अब देखते हैं पॉइंट ई। इट मस्ट यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट सच एज ECS, that is electronic clearing service, or NEFT, that is national electronic fund transfer, as approved by the Reserve Bank of India। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अप्रूव किया है जिस भी NEFT को और ECS को, तो उसके थ्रू कंपनी को पे करना पड़ेगा डिविडेंड। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में पे करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। चलो, एफ आता है हमारा, लिस्टेड कंपनी हैज टू एक्सप्रेस द डिविडेंड ऑन पर शेयर बेसिस ओनली। लिस्टेड कंपनी जितनी भी होगी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिनका नाम स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर है, वो कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि कितना डिविडेंड दे रहे हैं, टोटल डिविडेंड, लेकिन साथ में कंपनी को ये भी बताना पड़ेगा कि एक शेयर के ऊपर कितना, 1000 2000 कितने भी शेयर होने दो, लेकिन एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है। से एग्जांपल, एक शेयर के ऊपर कंपनी 10 रुपीज़ डिविडेंड पे कर रही है। अगर कंपनी 10,000 शेयर के ऊपर डिविडेंड पे करेगी तो 10,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़ हो गया। दैट मीन्स कंपनी टोटल 1 लाख रुपए का डिविडेंड पे कर रही है। ओके, तो ये होता है। चलो, अभी बुक क्लोजर डेट, यहाँ पे इसका अलग से मीनिंग जो मैंने आपको बताया वही है, सिर्फ एक बार उसको आप वर्ड्स में देख लो सो दैट आपको क्लियर हो जाए। पहला आपको दिया है बुक क्लोजर का, इट मीन्स द टाइम पीरियड व्हेन कंपनी डज नॉट हैंडल एनी एडजस्टमेंट टू द रजिस्टर और रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर शेयर्स। मतलब किसी का भी शेयर ट्रांसफर नहीं होगा उस दिन और कोई भी रजिस्टर में उस किसी का भी नाम निकलेगा भी नहीं और कंपनी किसी का नाम ऐड भी नहीं करेगी, उसको बोलते हैं बुक क्लोजर। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है, देखो, इट इज द कट ऑफ डेट फॉर डिटर्मिनिंग द नंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड मेंबर्स हु आर एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट बेनिफिट लाइक डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स। मतलब जो लोग रिकॉर्ड डेट के दिन कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको ही कंपनी डिविडेंड भी पे करेगी, या फिर कंपनी बोनस शेयर अगर पे करने वाली होगी तो उतने लोगों को ही बोनस शेयर भी जाएगा। ओके, अब रिकॉर्ड डेट के बाद में जो लोग भी आते हैं उनको कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि वो लोग तो अभी आए हुए ना, जो पहले से ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको ही बेनिफिट मिलेगा। सिंपल एकदम। चलो, अभी आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4, दैट इज प्रोहिबिशन टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड होना चाहिए, पे डिविडेंड, प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड। चलो, इसको देखते हैं अभी हम लोग। अ कंपनी विच हैज फेल्ड टू रीपे डिपॉजिट और एनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कैन नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स। सो अभी अगर समझ लो, आप कोई कंपनी चला रहे हो, ओके, अभी आपको डिविडेंड पे करना है टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, लेकिन आपने इसके पहले पैसा लिया था पब्लिक से एज अ पब्लिक डिपॉजिट, वो पैसा ना तो आपने इंटरेस्ट पे किया है अब तक के, और ना उस पर्सन का अमाउंट जो आपने लिया था वो अभी तक के आपने पे किया है। तो प्रीवियस जो एक्सपेंसेस, जो लाइबिलिटी आपका है, अगर वो आपने पे ही नहीं किया है तो आप नया डिविडेंड कैसे दे सकते हो आपके शेयर होल्डर्स को। ओके, पहले जो आपका कर्जा है वो आपको फिनिश करना होगा, उसके बाद में ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, सो अगर आपने डिपॉजिटर्स का अमाउंट नहीं दिया, आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया डिपॉजिट के ऊपर, तो वो केस में कंपनी इज नॉट अलाउड टू गिव द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स।
वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल। चलो आगे देखते हैं। नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड ऑन। अगर कंपनी ने कुछ ऐसे गलत काम किया होगा, किसी का पैसा पे नहीं किया होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कंपनी ने कुछ घपला किया होगा या चोरी किया होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि गलती से कंपनी ने पे नहीं किया होगा, या फिर ऐसे हो सकता है कि कंपनी के पास पैसा होगा ही नहीं, कंपनी को प्रॉफिट हो ही नहीं पाया। ओके, तो पहला पॉइंट देखो, कंपनी ने अगर डिफॉल्ट कहाँ पे कंपनी डिफॉल्ट करती है पहले वो देखो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन मतलब डिबेंचर होल्डर्स का पैसा रीपे किया ही नहीं, और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एसेट्रा। अगर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा नहीं दिया, या फिर इंटरेस्ट पे नहीं किया, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा रीपे नहीं किया, या इंटरेस्ट पे नहीं किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो ये सारे केस में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है, नॉट अलाउड। ओके, तो ये था आपका मेन प्रोविजन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सो ये इंपॉर्टेंट भी है और टेक्निकल भी है, आप 2-3 बार देखोगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 2-3 बार ये वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। ऑलराइट, बट डरने की कोई बात भी नहीं, आई एम विथ यू। आपको कुछ भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर।